नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने YouTube चैनल पर सभी व्यूअर्स का, सभी लर्नर्स का, सभी पढ़ने वाले बच्चों का कॉम्पिटिटिव सेशन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके पहले वाले सेशन में हमने फिजिक्स के 3-4 वीडियो या सेशन आपको बता चुके हैं, उसका थ्योरेटिकल डिस्कशन कर चुके हैं। आज बारी है बायोलॉजी की। बायोलॉजी में चैप्टर है हमारा डाइजेशन का। डाइजेशन की जो पूरी प्रक्रिया होती है, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, उसमें से कैसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका विस्तार से डिस्कशन आज के सेशन में हम करने वाले हैं। बच्चों, रोज की तरह 10 सवाल हम आपसे पूछेंगे और उन 10 सवालों का एक एक बिंदु थ्योरेटिकल डिस्कशन हर सवाल के साथ जोड़ेंगे। आपकी थ्योरी भी तैयार होगी और आपका कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू भी तैयार होगा, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है। ऑब्जेक्टिव सवाल के साथ जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो दोनों चीजें हमारी मजबूत हो जाएंगी। ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह से घुमाएगा, हम उसका जवाब दे पाएंगे। डाइजेशन की प्रक्रिया आप जानते हो। पहले पेज में हमने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाया है, जिसमें इसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब कुछ आपको कई बार हम बता भी चुके हैं और कई बार आपने पढ़ा भी होगा। जो बच्चे 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब 12th की परीक्षा हो, सीबीएसई की या 10th की परीक्षा हो, सब में ऑब्जेक्टिव को शामिल कर दिया गया है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जो 11th की और 12th की परीक्षा देने जा रहे हैं, जो नीट की परीक्षा दे रहे हैं, जो पीएनएसटी की परीक्षा दे रहे हैं, जो आगे आने वाली परीक्षाएं चाहे पटवारी की हो, जेल प्रहरी की हो, वन रक्षक की हो, सभी के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण सेशन हो चुका है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो चुका है। हर में साइंस और टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया गया है, इसलिए ठोस नंबरों के लिए आप साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़िए जरूर। कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, आपको विस्तार से समझ में आएगा। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ें। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो बच्चों, आज के सेशन का डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम का यह पहला सवाल बड़ा सरल सा सवाल है, लेकिन इस सवाल के साथ हम 2-3 महत्वपूर्ण जानकारियां जो नीट में पूछी गई हैं उसका भी डिस्कशन करेंगे। पहला सवाल है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला, मनुष्य की लार का मतलब यहां सलाइवा से है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। बहुत सीधा और सस्ता सवाल है, पर इससे जुड़े हुए जो 2-3 सवाल और हैं, इसको डिस्कशन के पेज में हम शामिल जरूर करेंगे, उसको आपको समझाएंगे। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह टाइलिन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पेप्सिन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ट्रिप्सिन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह लाइपेज है? सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है
और जो इससे जुड़ी हुई जानकारियां हैं ये थ्योरेटिकल सेशन डिस्कशन में हम पहले पेज पर लिखेंगे, जिससे आपकी थ्योरी भी मजबूत हो जाए और सिलाइवा से जुड़े हुए जितने भी सवाल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे नीट हो, चाहे पीएनएसटी हो, जेल प्रहरी हो, पटवारी हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सेशन, ये डिस्कशन बहुत जरूरी होगा। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन सी निम्न में से कौन सी एक डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, यानी विघटन की क्रिया है। विघटन की क्रिया, क्रियाएं दो होती, हमने अनअकैडमी के सेशन में आपको पढ़ाया है। एक कंस्ट्रक्शन की होती है, एक डिकम्पोजिशन की होती है। यहां पर हम क्रिया पूछ रहे हैं विघटन की क्रिया कौन सी है। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह प्रक्रिया रेस्पिरेशन की है, श्वसन की है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह क्रिया डाइजेशन की है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह क्रिया फोटोसिंथेसिस की है, यानी प्रकाश संश्लेषण की है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह क्रिया एसेंट ऑफ सैप है, रसारोहण है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए और बताइए हमें कि कौन सी क्रिया डिकम्पोजिशन या विघटन की है। बच्चों तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ यह सवाल, आहार नाल में पाचन होता है, सीधा सवाल, क्या यह पाचन इनकम्प्लीट है या अपूर्ण पाचन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह इंटरसेलुलर है, अंतरकोशिकीय पाचन है। बिल्कुल गहराई से यह सवाल को, यह थ्योरी को जब आप समझोगे तब यह बन पाएगा आपसे, क्या यह अंतरकोशीय है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह अवशोषण के समान है, जस्ट लाइक एब्जॉर्प्शन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह अपरिवर्तनीय क्रिया है। पाचन है क्या, क्या यह इनकम्प्लीट है एलिमेंट्री कैनाल में, क्या अंतरकोश के, सोच विचार का जवाब दीजिएगा। यूपीएससी ने यह सवाल पूछा था। अवशोषण के समान क्रिया है, अपरिवर्तनीय क्रिया है, नहीं बनेगा तो इसका एक कंप्लीट डिस्कशन हम थ्योरेटिकल डिस्कशन में शामिल करेंगे। बच्चों चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से आहार नाल का या एलिमेंट्री कैनाल का आहार नाल का कौन सा भाग पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम सिक्रीट नहीं करता। सवाल चौथा ध्यान से सुनिएगा, निम्न में से आहार नाल का कौन सा भाग डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं करता, क्या वह भाग इसोफेगस है।
या ग्रासनरी? क्या वह भाग स्टमक है यानी आमाशय है? क्या वह भाग डुओडेनम है या ग्रहणी? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह भाग मुख है यानी माउथ है? निम्न में से आहार नाल का कौन सा भाग डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट नहीं करता? क्या इसोफेगस है, क्या स्टमक है, क्या डुओडेनम है, क्या माउथ है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। इसका पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन हम चौथे थ्योरेटिकल डिस्कशन में आपको समझाएंगे। 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। पीएनएसटी में पूछा गया, जेल प्रहरी में भी, नीट में भी यह सवाल पूछा गया कि ब्रेड का एक टुकड़ा देर तक चबाने के बाद स्वाद में मीठा होता है। कारण उसका क्या है? क्योंकि अब इसका जवाब सोच विचार करके करें। पहला ऑप्शन दे रहे हैं, क्या माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज को अपघटित कर देता है? माल्टोज को अपघटित कर देता है। पूरा तथ्यात्मक सवाल है। दूसरा, क्या फैटी एसिड या बसीय अम्ल लाइपेज का निर्माण करते हैं? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में परिवर्तित कर देता है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, डाइसेकेराइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ब्रेड का एक टुकड़ा लीजिए, मुंह में डालिए, देर तक उसको चबाते रहिए। वहां पर थोड़ी देर बाद वो ब्रेड का टुकड़ा, प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी देर बाद वो ब्रेड का टुकड़ा मीठा महसूस होता है। सही कारण आपको बताना है। माल्टेज माल्टोज को अपघटित कर रहा है, बसीएम लाइपेज का निर्माण कर रहे हैं, एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में बदल रहा है, डाइसेकेराइड से ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। एक रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया का सही जवाब कीजिए, नहीं तो इसका भी डिस्कशन थ्योरी के हम आपको 5वें पॉइंट पर समझाएंगे। 6वां सवाल, एक एंजाइम है पेप्सिन। जल अपघटित करता है। ए ऑप्शन। प्रश्न को पहले समझिएगा, हम पूछना क्या चाह रहे हैं। एंजाइम पेप्सिन जल अपघटित करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में,
पेप्टाइड में, बी ऑप्शन फैट को फैटी एसिड में, सी ऑप्शन ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में, और डी ऑप्शन दे रहे हैं आपको पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में। फिर से सवाल को सुनिए। पेप्सिन जल अपघटित करता है, माने पेप्सिन जो है उससे जल को निकाल लेता है। किसको? प्रोटीन को पेप्टाइड में जब बदल रहा होता है, फैट को फैटी एसिड में बदल। देखिए सवाल सीधा है, सिर्फ थोड़ा सा सवाल घूम रहा है। यदि आपने पेप्सिन की रासायनिक क्रिया को पढ़ा होगा तो उत्तर बनेगा प्रोटीन को पेप्टाइड में, फैट को फैटी एसिड में, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में, या पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में। बच्चों जान लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएंगे। आप इससे दूर भागने की कोशिश किए तो आपका लक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कठिन सवालों के लिए आप तत्पर रहिए, करने की कोशिश कीजिए। नहीं बनेगा तो इसका भी डिस्कशन पेज हमने लगाया है, आपको समझाएंगे। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर। लार में उपस्थित यानी सलाइवा में, लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम, ये हम जानते हैं एमाइलेज एंजाइम होता है, पाचन करता है, डाइजेशन करता है। इसका डिस्कशन पहले सवाल पर हो चुका है। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम पाचन करता है। किसका पाचन करता है? सही जवाब आपको बताना है। क्या वो प्रोटीन का पाचन करता है? बी ऑप्शन में दे रहे हैं क्या वह न्यूक्लिक एसिड का करता है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह फैट का करता है? डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह शुगर का पाचन करता है? आपके एनसीईआरटी बुक में यह पहला ही सवाल डाइजेशन ने पूछा है कि लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम पाचन किसका करता है? क्या वो प्रोटीन है, क्या वो न्यूक्लिक एसिड है, क्या वो फैट है, क्या वो शुगर है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, हमें बताइए। नहीं तो इसका एक कंप्लीट थ्योरेटिकल डिस्कशन हम 7वें सवाल के साथ जोड़ेंगे। बच्चों 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पेप्सिन पाचन करता है, पेप्सिन पाचन करता है। किसका पाचन करता है? क्या यह स्टमक में प्रोटीन का करता है, आमाशय में प्रोटीन का? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह डुओडेनम में शर्करा का, ग्रहणी में शर्करा का? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या ग्रहणी में प्रोटीन का? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या लार्ज इंटेस्टाइन में शेषांत्र, इसको बोलते हैं शेषांत्र में बसा का? पेप्सिन कहां है, कहां पाचन करता है, और करता है तो किसका करता है? ये दोनों सवालों को एक साथ जोड़ते हुए हमने आपको बताया है। और इसकी पूरी जानकारी, पूरा डिस्कशन हम 8वें सवाल का डिस्कशन के पेज में करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, डिस्कशन जरूर पढ़िएगा। इससे आपकी पूरी थ्योरी
एक सवाल के साथ 5 डिस्कशन, 5 सवाल और तैयार करके हम लाए हैं, जिसको आपको समझाएंगे। 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर। लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज परिवर्तित होता है। लैक्टोज परिवर्तित होता है। लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज परिवर्तित होता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में। ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में। ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या केवल ग्लैक्टोज में। और डी ऑप्शन दे रहे हैं केवल ग्लूकोज में। लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज किस में परिवर्तित होता है, यह आपको बताना है। क्या ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, क्या ग्लूकोज फ्रक्टोज में, क्या केवल ग्लैक्टोज में, क्या केवल ग्लूकोज में। ये लैक्टेज के साथ और कौन कौन से एंजाइम बनते हैं, इसका भी आज कंप्लीट डिस्कशन हम 9वें पॉइंट पर करेंगे। 10वां और अंतिम सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। आमाशय में या स्टमक में, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट ने ये पूछा। स्टमक में दूध का फटना, दूध का फटना परिणाम है। सोचिएगा तब जवाब कीजिएगा। मतलब दूध को फाड़ने का काम किस एंजाइम का होता है, सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो पेप्सिन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह रेनिन है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह टेनिन है। स्टमक में दूध फट जाए, यानी स्टमक में दूध का डाइजेशन कौन करता है, कुल मिलाकर के ये सवाल पूछ रहे हैं। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और इसका भी ये कंप्लीट डिस्कशन हम आज आपके साथ शेयर करेंगे थ्योरेटिकल डिस्कशन नंबर 10 में। और अब चलते हैं पूरी थ्योरी आपको बताते हुए पहले सवाल पर। तो आइए, पहला सवाल जो हमने पूछा वो था मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम। चलिए, माउथ में कैसे डाइजेशन होता है इसका विस्तार से थ्योरेटिकल डिस्कशन हम किए देते हैं। इसमें को आपको नोट्स बनाने में सहूलियत होगी। जैसे बच्चे नोट्स बना रहे हैं और हमारे पास भेजते हैं, बहुत बढ़िया नोट्स बना रहे हैं, इससे आपके वो चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, इसकी थ्योरी, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम, बिल्कुल आपने उत्तर कर लिया होगा। ये एंजाइम टाइलिन है। लेकिन टाइलिन से जुड़े हुए और महत्वपूर्ण मुद्दे हम आज आपको बताने वाले हैं। आइए, पहला तो उत्तर हमने दिया कि सलाइवा में एंजाइम टाइलिन होता है। पी साइलेंट होता है, टाइलिन होता है। ये तो पहला पॉइंट था, जिसका जो प्रश्न हमने पूछा उसका जवाब था। नीट ने जो सवाल पूछा उसका दूसरे पॉइंट में जवाब देते हैं। मनुष्य के, दूसरा पॉइंट देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
मनुष्य के लार में 98% पानी, 98% पानी तथा 2% इलेक्ट्रोलाइट बलगम, ये कंपोजिशन याद कर लीजिएगा, बलगम, जीवाणुरोधी यौगिक, ये सब 2% में है। जीवाणुरोधी यौगिक तथा एंजाइम होते हैं। ये नेट का सवाल था। एक तीसरा सवाल जो जेल प्रहरी ने पूछा, उसका भी जवाब तीसरे पॉइंट पर देते हैं कि लार का उत्पादन करने के लिए कौन सी नर्व जिम्मेदार है, कौन सी तंत्रिका जिम्मेदार है। ये जेल प्रहरी ने सवाल पूछा, उसका भी जवाब ले लीजिए कि लार का उत्पादन संवेदी तंत्रिका, सेंसरी नर्वस सिस्टम, संवेदी तंत्रिका प्रणाली और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है। यह बड़ा सवाल है। आपसे पूछा गया था कि ये जो लार बनने की प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा, कौन सा नर्वस सिस्टम का पार्ट इसको कंट्रोल करता है, कैसे उत्पादन होता है। तो याद रख लीजिएगा, संवेदी तंत्रिका प्रणाली के द्वारा, यानी सेंसरी। जैसे लार कब बनता है, आप बाजार से निकल रहे हो और रसगुल्ला दिख जाए या कोई ऐसी पसंद की चीज जो आप जिसको पसंद करते हो तो तुरंत मुंह में लार आता है। ऐसी संवेदना, ऐसी सेंसरी आपके दिमाग में जो चलाता है वो संवेदी तंत्रिका प्रणाली होती है और इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट डाइजेस्टिव सिस्टम से लार के साथ जोड़कर रखिएगा। आइए दूसरे सवाल पर, निम्न में से कौन एक विघटन की प्रक्रिया है। इसको विस्तार से समझ लीजिए। इसमें विघटन की प्रक्रिया जो है पक्का है पाचन ही है। कैसे विघटन की प्रक्रिया है, आइए लिख करके आपको बताते हैं। पहली बात तो ये कि मानव में पाचन माउथ से शुरू हो जाता है। एक सवाल यह भी पूछा गया, मानव में डाइजेशन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है। बहुत बच्चों ने यह जवाब दिया कि साहब मुंह में तो सिर्फ भोजन को टुकड़े टुकड़े तोड़े जाते हैं, पाचन की प्रक्रिया वहां से नहीं शुरू होती। आज नोट करिएगा ये कि मानव में पाचन की क्रिया मुख से ही शुरू होती है। दूसरा पॉइंट, लार यानी सलाइवा। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। एक ये भी सवाल पूछा गया कि टाइलिन किस पर क्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट पर, फैट पर, प्रोटीन पर। याद रखिएगा ये स्टार्च पर क्रिया करता है।
तीसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट यही स्टमक के बारे में भी, कैसे डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो स्टमक में क्रमानुकुंचन की गति होती है। क्रमानुकुंचन, इसको अंग्रेजी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। यह भी सवाल पूछा गया, कहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमानुकुंचन की गति पाई जाती है। याद रखना, स्टमक में होती है। तो स्टमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा भोजन को महीन किया जाता है। अब जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है तो जो इसमें स्टमक में एंजाइम होते हैं वो क्या काम करते हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस भोजन के कुछ भाग, पूरा नहीं, जैसे स्टार्च, जैसे प्रोटीन को पचाया जाता है। तो जब भोजन के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, बड़ा भोजन था, भोजन के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, तो इससे तय हो गया कि डाइजेशन एक विघटन की प्रक्रिया है। इसी की तुलना उसमें पूछी गई परीक्षा में, तो इसकी तुलना भी किए देते हैं। यहीं पर आपको समझा देते हैं कि श्वसन या रेस्पिरेशन, श्वसन एक जैव रासायनिक बायोकेमिकल रिएक्शन है। जैव रासायनिक क्रिया है। इसके द्वारा भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। बढ़िया नोट्स बनाइएगा, बहुत बेहतरीन नोट्स बनेगा। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, इसके द्वारा भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। इतने पॉइंट, इतने सवाल, एक सवाल के साथ पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन आपके सामने। आइए तीसरे सवाल पर। आहार नाल में पाचन होता है, पूरा होता है, अपूर्ण होता है। इसका सही जवाब है ये इनकम्प्लीट होता है। कैसे इनकम्प्लीट होगा, ये इसका विस्तार से, इंटरसेलुलर डाइजेशन क्या होता है ये देखिए। पोषण क्रिया में भाग लेने वाले, पोषण क्रिया में भाग लेने वाले शरीर के विभिन्न अंगों को, शरीर के विभिन्न अंगों को पोषक अंग तथा एक साथ इन्हें पाचन तंत्र कहते हैं। ये थ्योरी पाचन तंत्र क्या है, एक पॉइंट में हमने ये आपको समझा दिया। पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर के बनता है।
पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग इसमें एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरा भाग इसका पाचन ग्रंथियां हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। शॉर्ट में लिख दिया, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इंट्रोडक्टरी डाइजेस्टिव सिस्टम की है, मनुष्य तथा दूसरे विकसित जंतुओं में मुख तथा गुदाद्वार के बीच, मुख यानी माउथ से लेकर के एनस, मुख तथा गुदाद्वार के बीच एक नली पाई जाती है। एक नली पाई जाती है जिसे एलिमेंट्री कैनाल या आहार नली कहते हैं। पूरी थ्योरी पढ़िए। एक और महत्वपूर्ण बात जिस जेल प्रहरी में पूछी गई उसको लिख देते हैं कि मनुष्य के आहार नाल के थोड़े से हिस्से, मनुष्य के आहार नाल के थोड़े से हिस्से जैसे बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा, हिंदी भी पढ़िएगा अंग्रेजी में, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, ग्रसनी, ईसोफेगस, फेरिंक्स, ग्रसनी जिसको कहते हैं फेरिंक्स, डायफ्राम के ऊपर स्थित होती है। ये डायफ्राम हमारा सीना देखिए, सीने में जो अंतिम बोन होती है, सीने की अंतिम बोन वो डायफ्राम है। तो डायफ्राम के ऊपर बक्कल कैविटी है, ईसोफेगस और फेरिंक्स है। तो ये भी एक बार सवाल पूछा गया कि आहार नाल का कितना भाग डायफ्राम के ऊपर है, तो याद रखिएगा बक्कल कैविटी है, ईसोफेगस, फेरिंक्स डायफ्राम के ऊपर होते हैं तथा शेष नीचे। ये भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल सवाल। अब शेष नीचे का मतलब नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, तो नीचे वाला हिस्सा 5वें पॉइंट में नोट कर लीजिएगा कि नीचे वाला हिस्सा एब्डामिनल कैविटी कहलाता है। एब्डामिनल कैविटी या उदर गुहा इसको बोलते हैं। आप चित्र सामने रख लीजिए, एनसीईआरटी की कोई किताब हो, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खोल लीजिए, तो एब्डामिनल कैविटी नीचे, डायफ्राम यहां है, डायफ्राम के नीचे वाला हिस्सा एब्डामिनल कैविटी कहलाता है। तो ये 5 प्रमुख बिंदुओं को याद रखिएगा। तीसरे सवाल का ये डिस्कशन पूरा हुआ। आइए चौथे सवाल पर। निम्न में से आहार नाल का कौन सा भाग डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित नहीं करता? इसका सही जवाब होगा ईसोफेगस या ग्रास नली, ये जो ट्यूब है ये कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाती। ये पूरी घटना होती कैसी है इसका विस्तार से विवरण हम दे दें आपको कि मुख में या माउथ में यांत्रिक विखंडन होता है। यांत्रिक मतलब ताकत लगा करके दांत भोजन को चबाते हैं। यांत्रिक विखंडन दांतों के चबाने और जीव की क्रियाओं के द्वारा
आरंभ होता है। ये पहले ही बता दिए दूसरे पॉइंट में कि यहीं पर इसको सलाइवा मिलेगा। सलाइवा के साथ क्या मिलेगा? टाइलिन मिलेगा। ये अब फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद हो चुका है। तीसरे पॉइंट में लिखिएगा कि भोजन प्लस लार ग्रसनी में पहुंचा, फिर इसके बाद ग्रास नली में पहुंचा, ग्रास नली में पहुंचा। दोनों की अंग्रेजी याद रखिए। ग्रसनी माने फेरिंग्स। चित्र आप देखते रहिए, आपने बुक खोल रखी है तो चित्र देखते जाइए। फेरिंग्स, और ये कहलाती है ईसोफेगस। ईसोफेगस में पहुंच जाता है, में पहुंच जाता है। चौथे पॉइंट में लिखिएगा कि ग्रास नली एक पेशीय नलिका होती है, एक मस्कुलर ट्यूब्यूल है, मस्कुलर होती है। आप ऐसे करिए तो यहां पर हिलती है। मस्कुलर ट्यूब्यूल होती है जिसका पेशीय संकुचन भोजन को उदर में पहुंचा देता है, भोजन को स्टमक में पहुंचा देता है। चलिए, यहां पर इतनी गति करता है, ये मस्कुलर मूवमेंट करता है कि भोजन माउथ से होता हुआ उस ट्यूब को पार करता हुआ स्टमक में पहुंचा देता है। एक सवाल ये पूछा गया एक बार परीक्षा में कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो वो भी 5वें पॉइंट में लिख लें कि ग्रास नली यानी ईसोफेगस लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस तरह से ये डिस्कशन पूरा हुआ। आइए 5वें सवाल पर। 5वां सवाल हमने पूछा कि ब्रेड का एक टुकड़ा हो, देर तक चबाने के बाद स्वाद में मीठा हो जाता है, तो इसका सही जवाब होगा एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में परिवर्तित करता है। कैसे परिवर्तित करता है, आइए विस्तार से आपको समझाते हैं। एक तो प्रमुख बात ये जान लीजिए कि स्टार्च जो होता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, स्टार्च पादप जगत में या प्लांट में, पादप जगत में पाया जाने वाला मुख्य भोजन संग्राहक है, मुख्य भोजन संग्राहक। एक चीज याद रखें, भोजन पौधों में मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में ही पाया जाता है। याद करिएगा, यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यह एक रेशेदार, केमिस्ट्री की ओर चलिए, एक रेशेदार पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। और इस पॉलीसेकेराइड में तन्यता बहुत होती है। तन्यता का मतलब खींच करके लंबाई बढ़ा देना, मतलब टूट न जाए। देखो, बहुत तेज आंधी आती है, तूफान आता है, पेड़ जो है हिलता है, झुकता है, इधर उधर घूमता है, लेकिन टूटता नहीं है, तन्यता होती है उसमें। तो ये सिर्फ कारण है स्टार्च का, ये जो पॉलीसेकेराइड के रूप में है। तो एक रेशेदार पॉलीसेकेराइड है। और ये भी लिख लो, और इसकी तनन सामर्थ्य और
इसकी तनन सामर्थ्य बहुत होती है पॉलीसेकेराइड की। अब इसका डिस्कशन देखो। जो पहला सवाल हमने पूछा, दो पॉलीसेकेराइडों सीधी श्रृंखला वाली पॉलीसेकेराइड एमाइलेज कहाँ है? माउथ में। एमाइलेज और शाखित श्रृंखला वाले और ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड एमाइलोपैक्टिस का मिश्रण है। एमाइलोपैक्टिस का मिश्रण है। तीसरे पॉइंट में ये लिख दें कि जब दो समान ये डाइसेकेराइड केमिस्ट्री की भाषा यहां समझा रहे हैं। जब दो समान या भिन्न मोनोसेकेराइड अणुओं के संयोग से एक डाइसेकेराइड बनता है। क्यों? चौथे पॉइंट में, जब ब्रेड को देर तक चबाया जाता है तो एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में परिवर्तित कर देता है। जब देर तक चबाएंगे तो यही एमाइलेज जो है डाइसेकेराइड में परिवर्तित कर देता है। यानी डाइसेकेराइड के कारण ही ब्रेड का टुकड़ा देर तक चबाने के बाद मीठा महसूस होने लगता है। तो ये डिस्कशन भी पढ़िए। छठवां सवाल पर चलिए। एंजाइम पेप्सिन जल अपघटित करता है। इसका सही जवाब होगा प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। कैसे बदलता है ये देखिए इसके डिस्कशन के साथ। एंजाइम बायोकैटालिस्ट हैं, यानी जैव उत्प्रेरक है जो कि जीवित अंगों में, ये परिभाषा, जो कि जीवित अंगों में उत्पन्न होते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये मतलब एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन का महत्वपूर्ण समूह है।
ये टाइप ऑफ प्रोटीन पढ़ोगे तो एक प्रोटीन आती है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो एंजाइम जो होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के महत्वपूर्ण समूह है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, ये उच्च एंजाइम के लक्षण है, ये उच्च आणविक द्रव्यमान, उच्च आणविक द्रव्यमान युक्त कार्बनिक यौगिक है। ये सब सवाल पूछे गए हैं, कार्बनिक यौगिक है, याद करना पड़ेगा। प्रमुख रूप से जो एंजाइम है उसमें इन्वर्टेज, माल्टेज, यूरिएज आदि। तो एंजाइम बायोकैटालिस्ट हैं, ये याद रखिएगा। कैसे हैं, क्यों इनको जैव उत्प्रेरक कहते हैं? क्योंकि ये जिंदा अंग में ही बनते हैं, कम मात्रा में होते हैं, सभी जीवित अंगों में पाए जाते हैं। ये ग्लोबुलर प्रोटीन का महत्वपूर्ण समूह है। ये उच्च आणविक द्रव्यमान युक्त कार्बनिक यौगिक है। ये भी सवाल पूछा गया है, ये भी सवाल पूछा गया है। प्रमुख कौन कौन से हैं ये एंजाइम? इसके अलावा भी हैं इन्वर्टेज, माल्टेज और यूरिएज। तो ये डिस्कशन पढ़िए। 7वें सवाल में हमने पूछा कि लार में उपस्थित हिमालयज एंजाइम पाचन किसका करता है। इस पर थोड़ा सा माउथ की स्ट्रक्चर की संरचना हम आपको बता दें। लार में उपस्थित हिमालयज एंजाइम पाचन करता है शुगर का। कैसे? थोड़ा सा माउथ की संरचना पढ़िएगा कि मुख गुहा में ये भी सवाल पूछा गया। मुख गुहा में 3 जोड़ी पाचक ग्रंथियां होती, 3 जोड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, याद रखिएगा 3 जोड़ी होती है। लार में एक महत्वपूर्ण बात उधर बोल रहे, लार में 1 से 1.5% एंजाइम तथा शेष जल होता है। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा, इसमें एमाइलेज, लाइसोजाइम एसिड, फास्फेटेज। बहुत बच्चे नहीं जानते, सिर्फ सलाइवा में टाइलिन लिख करके, एमाइलेज लिख करके समाप्त करते हैं। आज विस्तार से हम आपको बता रहे हैं कि लार में होता क्या क्या है। एमाइलेज होता है, लाइसोजाइम एसिड होता है, फास्फेटेज होता है, माल्टेज होता है, कैटेलेज होता है, यूरीपेज होता है, प्रोटीएज होता है, प्रोटीएज एंजाइम पाए जाते हैं। इतने होते हैं एंजाइम। चौथे में एक सवाल पूछा गया, लार हल्का अम्लीय होता है। हल्का अम्लीय का मतलब इसका जो पीएच होता है 6 से 7 के बीच होता है। टाइलिन किस पर क्रिया करता है ये भी लिख लो। टाइलिन pH 7 पर भोजन में उपस्थित स्टार्च को
भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शुगर से, माल्टोज शुगर से अपघटित कर देता है। ये 5 के 5 पॉइंट, यानी 5 सवाल, पॉइंट जो हम लिखते हैं ये 5 सवाल उससे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इस थ्योरी को पढ़िएगा जिससे डाइजेशन में कोई भी सवाल ऐसा ना हो जो आपसे ना बने। आइए 8वें सवाल पर, पेप्सिन पाचन करता है। पेप्सिन पाचन करता है, ये सवाल, इस सवाल पर कैसे इसका जवाब 8वें सवाल का करोगे आप, तो 8वें का सही जवाब होगा आमाशय में प्रोटीन का पाचन। कैसे करता है इस पर थोड़ा बात कर ले। आमाशय की दीवार में स्थित, या ये लिख लीजिए, आमाशय की दीवार से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ये तो पता ही है। गैस्ट्रिक जूस में क्या कंपोजिशन होता है ये याद होना चाहिए। गैस्ट्रिक जूस में 96% पानी, शेष म्यूकस होगा, याद रखिएगा म्यूकस होगा, HCl होगा, पेप्सिन, म्यूसिन तथा रेनिन पाया जाता है। ये कंपोजिशन आपको याद रहना चाहिए, खासकर नीट वाले बच्चों को तो याद ही रहना चाहिए। पेप्सिनोजन के रूप में, पेप्सिन ऐसे नहीं पढ़ा होता, पेप्सिनोजन के रूप में, पेप्सिनोजन के रूप में निकलता है। ये भी एक सवाल पूछा गया है, साबित किया जाता है, और यह इसकी निष्क्रिय अवस्था होती है, निष्क्रिय अवस्था होती है। पेप्सिनोजन वाली निष्क्रिय स्टेज है, और जैसे ही HCl के संपर्क में आता है, यह लिख लीजिएगा, यह HCl के कारण सक्रिय होकर पेप्सिन में बदलता है, जो प्रोटीन को प्रोटियोसेस तथा पेप्टोन्स में बदल देता है। 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं। पेप्सिन हमेशा स्टमक में पेप्सिनोजन के रूप में इनएक्टिव कंडीशन में पाया जाता है। ये नीट में सवाल पूछा है। तो पेप्सिनोजन को एक्टिव कौन करता है? HCl करता है। जैसे ही HCl उससे मिला, पेप्सिन में बदल गया, और पेप्सिन जैसे ही एक्टिव हुआ, उसने तुरंत भोजन में उपस्थित प्रोटीन प्रक्रिया करता है, प्रोटियोसेस और पेप्टोन्स में बदल देगा। ये 8वां डिस्कशन पढ़िएगा। आइए, लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज परिवर्तित होता है। इसका सही जवाब होगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। कैसे? ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा, ग्लूकोज को अंगूर की
शर्करा, या डेक्सट्रोज भी कहते हैं, याद कर लो, डेक्सट्रोज भी कहते हैं। एक ये भी सवाल जेल प्रहरी में पूछा है। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा भी बोलते हैं और डेक्सट्रोज भी कहते हैं। मिलता कहाँ है ये भी नोट कर लो इसी के साथ। जो फलों व शहद में फ्रक्टोज के साथ मिलता है। पहला पॉइंट याद कर लेना, इस पर एक दो ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। दूसरा, बॉडी में यानी शरीर में, बॉडी में यह रुधिर यानी ब्लड, रुधिर पाचन के समय आंत, या इंटेस्टाइन, तथा मधुमेह के रोगियों के मूत्र में बहुलता से मिलता है। याद करिएगा, रुधिर में बहुत ज्यादा, बॉडी में या ब्लड में ये वाला ग्लूकोज मिलता है तो शरीर ताकतवर है। इंटेस्टाइन में ज्यादा मात्रा में मिलता है, और मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो गई तब भी ये वाला ग्लूकोज जो डेक्सट्रोज के रूप में होता है ये मिलता है। यहीं से डायबिटीज का पता लगाते हैं। तो दूसरा ये महत्वपूर्ण पॉइंट। तीसरा, ग्लैक्टोज दूध की शर्करा में ग्लूकोज के साथ साथ मिलता है। दूध की शर्करा में ग्लूकोज के साथ साथ मिलता है, उसको कहते हैं ग्लैक्टोज। ये भी नोट कर लेना, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक बार ये सवाल पूछा गया, क्या इसकी संरचनात्मक विशेषता ग्लूकोज जैसी है? लिख लो यहीं पर, इसकी संरचनात्मक सूत्र ग्लूकोज के समान ही होता है। और जो पहला पॉइंट लिखे हैं उत्तर तो आपको पता लग गया कि लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज परिवर्तित होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। तो इसका सही जवाब होगा ए। 9वें का बच्चों 10वां सवाल, अंतिम सवाल आज के सेशन का, स्टमक में दूध का फटना परिणाम है। इसका सही जवाब होगा रेने। कैसे होगा ये देखिए, हम लिख करके आपको बताते हैं कि आमाशय की भीतरी सतह पर, स्टमक की भीतरी दीवार पर छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। अंदर की दीवार पर छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, जिससे तीव्र अम्लीय पाचक रस निकलता है। इसी को
गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ठीक, मुख्य रूप से गैस्ट्रिक जूस में 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है पेप्सिन, पहले HCl लिख लें, फिर लिख लें पेप्सिन, और एक मुख्य रूप से यही होते हैं रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। अब यहां पर रेनिन जो होता है ये वाला, ये दूध को फाड़ने का काम करता है, फाड़ने का कार्य करता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को, ये प्रोटीन प्रक्रिया करता है, और प्रोटीन प्रक्रिया करके इसको पेप्टोन्स में बदलता है, HCl कोई डाइजेशन में मदद नहीं करता है, यह जीवाणुओं को मारता है, मान लीजिए कोई वायरस बैक्टीरिया भोजन के साथ चला गया तो उसको निपटा देता है। तथा जो ये एंजाइम है, एक तो जीवाणुओं को मारने का काम करेगा, और जो एंजाइम है इनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, क्रियाशीलता बढ़ाता है। तो 10वें सवाल का जो सही जवाब था वो था दूध को फाड़ने वाला होता है रेनिन। इस तरह से आज के 10 सवाल पूरे होते हैं। कैसा लगा डिस्कशन ये जरूर आप अपने कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। इसका बढ़िया नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।